आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिसेस क्लास नंबर 1 और आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आपसे स्टार्ट करते हैं। आप कुछ जानती हैं मैट्रिसेस के बारे में? डू यू नो समथिंग अबाउट द मैट्रिसेस? कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक? मतलब आपकी वॉइस नहीं आ रही होता, मुझे पता नहीं क्यों, कुछ डिवाइस इशू है कि क्या है? बीच बीच में आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही है। ओके, कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बारे में? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारे जो पढ़ाने का प्रॉपर फॉर्म होगा या प्रोसेस होगा, उस फॉर्म और प्रोसेस के बारे में एक बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन बेस के हिसाब से, क्योंकि जो भी अभी आपकी जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर प्रीवियस पैटर्न दोबारा से आने के चांसेस हैं। अगर ऐसा हुआ तो सिलेबस अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी सेशन होगा उस सेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मतलब कोई भी पैटर्न या मैथोलॉजी आपने लर्न नहीं करनी, आपने समझनी है। इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग देन यू आर कंफर्टेबल टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी एंड अदर देन एनसीईआरटी। बट अगर आपने केवल वो फॉर्मेट होगा इसको रट्टा मार लिया तो फिर दिक्कत क्या होगी, केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कंसेप्ट को समझेंगी तो सारी चीजें मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबको समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैट्रिसेस। तो मैं मैट्रिसेस को कुछ स्पेशल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ अलग तरीके से। ठीक है, मैट्रिसेस का अगर कहा जाए कि मैट्रिसेस की जरूरत कब पड़ी या मैट्रिसेस है क्या, मतलब इसका मतलब प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो ये सब चीजें ना मतलब स्टार्ट कब से हुई है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। हालांकि उससे पहले भी थी पर इतनी प्रॉपर फॉर्म में इसको हम नहीं जानते थे। अब कैसे? तो एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल एक सेकंड, या ऑप्टिमम रिसोर्स कॉन्सेप्ट। अब कहोगे सर ये वर्ड तो मैंने पहली बार सुना है ना, मैट्रिसेस में ऑप्टिमम रिसोर्स कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है सर, ये कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो बेटा ऑप्टिमम रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज करना है। ठीक है, रिसोर्स का क्या करना है बेटा? बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि क्या है इसके लिए, कोई एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल जैसे अब गन्ने का जूस हम पीते हैं, तो गन्ने के जूस को पीते समय एक बात ध्यान रखते हैं कि गन्ने से जूस तो मिलेगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी फ्यूल में काम आता ही नहीं आता है ना। तो इस टाइप की ऐसी कंडीशन जब हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करें और वो इस्तेमाल इस तरीके से हो कि आपका काम भी हो जाए और जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी यूज है, मतलब मैक्सिमम यूज करना है रिसोर्सेज का। ये है ऑप्टिमल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब सर मैट्रिसेस का इससे क्या रिलेशन है? तो एक छोटी सी कहानी। अच्छा, मूवी वगैरह देखी है? देखते होते हो? देखते हो? अच्छा मुझे बताओ, मूवी में कोई देशभक्ति मूवी देखी है, जैसे कारगिल बॉर्डर समथिंग लाइक, ऐसी कोई मूवी देखी है? उनमें ना एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट में बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं और फायरिंग कर रहे होते हैं। या फिर एक एग्जांपल के लिए मेट्रो स्टेशन है, जैसे राजू चौक पे, तो एक पॉइंट बना रखा होगा, 3-4 सोल्जर खड़े होते हैं वहां पर ना, खड़े होके। या फिर एयरपोर्ट पे देखा होगा तो वहां पर बंच बना के एक जगह खड़े हो जाते हैं सारे, कुछ एक पॉइंट बनाते हैं, उस पॉइंट में कई सारे सोल्जर खड़े होते हैं फायरिंग करने के लिए, कोई इवेंट हो तो उससे बचने के लिए, होते हैं ना। उसे बोलते हैं बंकर। क्या बोलते हैं? बंकर, हिंदी में शायद बंकर बोलते हैं। तो मैं यहाँ एक कहानी बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ये है पाकिस्तान, ठीक है, और ये है हिंदुस्तान यानी इंडिया। अब यहां ना फायरिंग हो रही है, यानी फाइट हो रही है, इन दोनों में क्या हो रही है? फाइट हो रही है। तो आप देखते हो जनरली क्या होता है, दोनों साइड से फायरिंग हो रही होती है। क्या होती है? दोनों साइड से फायरिंग होती है। तो ये भी फायर कर रहे होते हैं और ये भी फायर कर रहे होते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया वाले पाकिस्तान के 10% को भी मारते हैं तो ऐसा तो नहीं है इंडिया वालों को गोली नहीं लगेगी, है ना, उनकी भी कैजुअलिटी होगी। तो एक तो कंसेप्ट ऐसा हुआ कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है तो प्लेस हो रहा है, तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, यानी अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, मैं फिर से बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पर सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज किया गया इसके अंदर फाइट करने के लिए। अब फाइट करने का कंसेप्ट क्या वो बताता हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे यूएसए के पास सोल्जर्स कम थे पर एमिनेशन बहुत ज्यादा थे। सोल्जर्स कम थे और एमिनेशन क्या थे, ज्यादा थे उनके पास। तो उन्होंने कहा भाई हम इस तरह से लड़ाई नहीं करेंगे, हमें अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक पॉइंट इस टाइप से पॉइंट बनाया, ठीक है। उस पॉइंट के पीछे एक सोल्जर, उसके पीछे भी एक सोल्जर, और इसके पीछे भी एक सोल्जर, और यहां भी एक सोल्जर। इस टाइप से उन्होंने पोजीशन बनाया। अब पोजीशन में क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट से ना ये सामने वाला बंदा फायरिंग करेगा, ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, फायरिंग करेगा। अब जो भी यहाँ आर्मी हो, XYZ कोई भी आर्मी, हमें नहीं मालूम कौन सी आर्मी। अब क्या होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये फायरिंग करेगा तो सामने वाले ने फायरिंग में कैजुअलिटी नहीं होगी, होगी ना कैजुअलिटी। तो क्या होगा कि ये पर्सन यहाँ पर आकर क्या करेगा, ट्रीटमेंट लेगा। क्या करेगा, यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट लेगा। और जो यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहा था वो क्या करेगा, रेस्ट की कंडीशन में जाएगा। और जो रेस्ट कर रहा था वो फिर से फायरिंग करने चला जाएगा। और ये बंदा सभी को क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या हुआ, एक चैन बन गई। क्या बनी, चैन बनी। तो यहां पर जो मेरे पास रिसोर्सेज है ये क्या होंगे, बार बार यूज होते जाएंगे जब तक कैजुअलिटी ना हो जाए, है ना। पर अगर यहाँ पर फायरिंग हो रही है और इधर से फायरिंग आ रही है, इंडिया पाकिस्तान, तो यहाँ जितने बंदे घायल होंगे सारे के सारे क्या जाएंगे, रिप्लेस होंगे ना, सारे रिप्लेस होंगे। अच्छा ये बताइए, इन दोनों में से किस प्रोसेस के अंदर कम हमें सोल्जर्स की कम जरूरत होगी। ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो किस प्रोसेस के अंदर हमें कम सोल्जर की जरूरत होगी। पहले वाले में कम सोल्जर लगेंगे या दूसरे वाले में। पहले वाले में कब लगेंगे, पक्का। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी आपने कहा सर यहाँ से फायरिंग हो रही है, यहाँ इंडिया वाले जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पाकिस्तान वाले फायरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ कैजुअलिटी होगी, मान लो 10 बंदों को गोली लगी, तो वो सारे के सारे रिप्लेस होंगे, 10 बंदे आने आएंगे ना। फिर से गोली लगी, फिर 10 बंदे चले आए। तो यहाँ पर सोल्जर लग रहे हैं ज्यादा या सेकंड वाले में सोल्जर लग रहे हैं, फर्स्ट वाले में लग रहे हैं। तो सोल्जर किस में ज्यादा लग रहे हैं, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या हो रहे हैं, जो हमारे पास सोल्जर्स थे हम उन्हें ट्रीट करके दोबारा से रेस्ट लेकर क्या करवा रहे हैं, फिर से फाइटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, वो दोबारा से यूज हो रहा है। और वो तब तक यूज होगा जब तक कैजुअलिटी ना हो जाए। तो हमें नंबर ऑफ सोल्जर्स की किस में ज्यादा जरूरत होगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में। पहले वाले में कैजुअलिटी नंबर ऑफ सोल्जर्स की जरूरत होगी। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो गया, अगर हम बात करें पहला वाला प्रोसेस बेस्ट यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का या सेकंड वाला है, सेकंड वाला बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई जी, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। पर ये प्रोसेस बना क्यों, कैसे कर रहा है काम, इसके बारे में सर थोड़ा डिटेल में बताओ पहले, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर गेम क्या होती है, देखो अब मैं थोड़ा सा आपको इसको विजुलाइज करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। 26 जनवरी के परेड देखिए,
उसमें जो सोल्जर्स होते हैं वो किस फॉर्मेशन में मूव करते हैं? इसी फॉर्मेशन में। क्या बेटा? इसी फॉर्म में करते हैं। अब आप स्कूल जाती हो बेटा, तो वहां पर जब प्रेयर होती है तो आपकी जो फॉर्मेशन होती है खड़े होने की, वो किस फॉर्म में होती है? इसी फॉर्म में होती है ना। और एग्जांपल ऐड करते हैं। अच्छा, जो आपकी क्लास है उसमें सिटिंग कंडीशन कैसे होती है? इसी फॉर्म में होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं पैटर्न की। तो ये बात समझ में आ गई कि जो ऑप्टिमल रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट है वो किस पैटर्न पे काम करेगा? इस वाले पैटर्न पे, है ना। तो हमने क्या सीखना है? हमने इस कंसेप्ट से सीखना है, ऑप्टिमिलिटी का कंसेप्ट सीखना है। ऑप्टिमिलिटी का मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा मेन एम है। तो अब हमने बात करी कि हाँ सर, ये हमारे पास कुछ जो फॉर्म आई है हॉरिजॉन्टल है, इससे हम रो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोज बोल सकते हैं। और जो वर्टिकल है इससे हम क्या बोल सकते हैं? कॉलम्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? रो। और इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई? सर ये रो और कॉलम कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसा लिखा गया, रीजन क्या है, क्या फॉर्मेट है, क्या है, उसको समझेंगे। तो फर्स्ट, रो और कॉलम दोनों मिलकर ना एक पैटर्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक पैटर्न बना रहे हैं। जिस पैटर्न को डिफाइन करने की फॉर्मेशन जो है वो क्या है? ऑर्डर है, जिसे हम रोज इनटू कॉलम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रो इनटू कॉलम। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मुझे ना मेरा मान लीजिए कि मेरा घर बन रहा है और मुझे ना एक विंडो लानी है। ठीक है, जिसकी लेंथ 3 है और ब्रेथ 2 है। तो मैं जो शॉपकीपर हूँ है उसके पास जाकर क्या बोलूंगा? जिसकी लेंथ 3 है और ब्रेथ क्या है? 2 है। तो मैं उसके पास जाके क्या बोलूंगा कि भाई मुझे 3/2 का की एक विंडो दे दो, यही बोलूंगा ना। क्या बोलूंगा? कि 3/2 का एक विंडो दो। तो 3/2 क्या है? एक पैटर्न है। क्या है? पैटर्न है डायमेंशन के मेजरमेंट का। क्या है? पैटर्न है इसका डायमेंशन के मेजरमेंट्स का। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो यहाँ ऑर्डर भी क्या है? एक तरह से पैटर्न है। किसका? रो और कॉलम का। किसका? रो और कॉलम का। जैसे आपने मूवी की बात करी कि हाँ सर बॉर्डर, या मैंने जो भी कोई ऐसी देशभक्ति मूवी जो देखी हो आपने, तो उसमें आपने सुना है कि अ, हम बुलाते हैं तो उसमें गोरखा बटालियन, राजपुताना राइफल्स, ऐसा कुछ नाम सुना है? पंजाब रेजिमेंट सुना है ना। तो जब बोला था पंजाब रेजिमेंट, तो वहां पर कौन से पर्सन आगे खड़े होते हैं? जो पंजाब रेजिमेंट के पर्सन होंगे वही खड़े होंगे ना। अगर हम कहते हैं कि राजपुताना राइफल्स, तो जो राजपुताना राइफल्स होंगे उसी के पर्सन आगे खड़े होंगे, है ना। तो एक बात और समझ में आई कि ये जो पैटर्न है उस वो क्या है? एक यूनिक कंडीशन का है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। आप का जो पूरा स्कूल है उसमें सारी क्लास के बच्चे होंगे, होंगे ना। अब एक बात बताइए, क्या ये फिजिबल है कि सभी बच्चों को एक साथ टीचर पढ़ा पाएगा? फिजिबल है? नहीं है ना। अब पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? बच्चों की इंटेलेक्चुअल थॉट के अकॉर्डिंग उन्हें क्लास में डिवाइड किया, है ना। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ जो भी है, 10th 11th 12th। फिर 10th के बाद भी और स्पेसिफिक बनाया, उसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस में डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए मैथ की क्लास चल रही है, मान लीजिए मैथ की क्लास चल रही है और मुझे मैथ की क्लास लेनी है। तो मेरे पास, वो भी 12th क्लास, मान लो 12th क्लास की मैथ की क्लास लेनी है, मैं आ गया क्लास के लिए। तो मेरे पास जो बच्चे होंगे वो आर्ट्स कॉमर्स के होंगे या फिर केवल मैथ वाले होंगे?
मैथ वाले होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो जो भी यहाँ पर मेंबर्स इकट्ठे किए जाएंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, रो और कॉलम में, और उनकी स्पेशलिटी क्या होगी, यूनिकनेस, यानी वो एक ही नेचर के होंगे। उनका एम क्या होगा, एक ही एम होगा। जैसे मान लीजिए 12th क्लास है, आपकी क्लास है, उसमें मैथ की क्लास चलनी है, तो क्या बच्चे सारे बैठे होंगे किस फॉर्म में बैठे होंगे, रो और कॉलम बैठे होंगे, ठीक। या मेरे पास सिर्फ 12th क्लास आ गई, मैथ के बच्चे आ गए और मुझे पढ़ाना हो तो मैं कहीं पढ़ाने लगूंगा, मुझे रूम चाहिए ना, बिना रूम के तो नहीं पढ़ा सकता मैं। तो हमने क्या कहा, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी भी ये मैट्रिक्स नहीं है, ये भी क्या है, एक पैटर्न है जो किससे डिसाइड हुआ है, ऑर्डर और ऑर्डर से हुआ है। ऑर्डर किससे डिसाइड हुआ है, वो हुआ रो और कॉलम से हुआ है। जब इस यूनिक पैटर्न को हम क्या देते हैं, रूम देते हैं या स्पेस देते हैं या डिफाइन, जैसे मेरी क्लास है, बच्चे इकट्ठे हैं, मैथ के बच्चे हैं, मैं पढ़ा नहीं सकता। जब मुझे एक रूम मिलेगा, स्पेशल रूम मिल गया और वहां मुझे जाके क्या होना, उन्हें पढ़ाना है, तो मैं वहां पे जाकर आराम से उनको पढ़ा पाऊंगा। तो उसी तरीके से इफ वी शो द पैटर्न इन अ स्पेस और रूम देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब प्रीवियस क्लास पे आइए, आपको याद है आपने 11th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था, क्या है ये, फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, भूल गई, नाम याद नहीं आ रहा। इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, याद आया, ओके। ध्यान रखना, इस सिंबल में अगर फंक्शन के अंदर कोई एक मेंबर डिफाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, मेंबर डिफाइन हो रहा है, एक फ्रेमिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाता था, इंटीजर कहलाता था, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता था। पर अगर किसी पैटर्न को इस सिंबल से डिनोट किया जाए, किसी पैटर्न को इस सिंबल से डिफाइन किया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। फिर से सुन लेना, ऑर्डर सिर्फ पैटर्न को फॉलो करता है। जब ऑर्डर को इस सिंबल से डिफाइन किया जाए तो ही वो मैट्रिक्स कहलाएगी, ये ध्यान रखिए, ओके। रो इंटू कॉलम इज ऑर्डर, this order is known as a unique pattern. When this pattern can be defined with this symbol, then we can say this is a matrix. अब बात समझ में आई, गुड। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी है, मैं फिलहाल आगे चल के पढ़ाऊंगा, बेसिक दे रहा हूं आपको। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कैसे होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, नेम से होती। अब मेरा ही नाम कृष्ण कुमार सिंह है, तो मेरी आइडेंटिफिकेशन किससे हुई, नेम से हुई। तो एवरी मैट्रिक्स नीड अ नेम एंड इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। ये भी बात समझ में आ रही है भाई, हम अपना नाम जब जैसे आरुषि लिखा आपने तो कैपिटल ए लिखा ना, तो हर नेम के लिए पहला लेटर कैपिटल होता है। तो मैट्रिक्स का जब भी कोई नाम होगा, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी मैंडेटरी, मैट्रिक्स का कभी भी नाम अगर रखा जाएगा दैट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर, बट इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल लेटर एज अ स्केलर वैल्यू। इसके बारे में मैं डिटेल में बारे में बताऊंगा। नेम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और अगर हमें कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होगी तो दैट शुड बी इन अ स्मॉल लेटर और अ नंबर, नॉट अ सेम। आगे बात समझ में इतनी क्लियर हो गई। अब फिर से बता रहा हूं कि एक पैटर्न है जो डिसाइड हुआ है किससे, रोज और कॉलम से। उसका जो पैटर्न है उसे हमने क्या बोला, ऑर्डर बोला। क्या बोला, ऑर्डर। जो क्या बना, नंबर, रोज इंटू कॉलम्स बना। जब ऑर्डर को हमने सिंबल के थ्रू डिफाइन किया तो क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। और हर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए नेम होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। इतनी बात क्लियर है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आपने नेम तो लेटर में लिखा, भाई यहां पर जो मतलब ये जो रो और कॉलम बन रहे हैं इसमें यूज कौन हो रहा है, कौन आ रहा है,
इसमें मेंबर्स आएंगे ना, आप इस पैटर्न में खड़े कर रहे हो, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं इस पैटर्न में अगर इसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएंगे वो क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो जनरली क्या होता है, जैसे मूवी अगर आप देखते हो तो उसमें कहते नहीं है कि हमने बोल दिया राजपूताना राइफल या पंजाब रेजिमेंट बोल दिया या गोरखा बटालियन बोल दिया, तो उसमें क्या होता है कि पूरे बटालियन का नाम होता है, पर उनके मेंबर का नाम कैसे होता है, कोडिंग दी जाती है। उनका नाम लेके तो नहीं बोलते, है ना। टैंगो चार्ली मूवी देखी है, नहीं देखी? अच्छा, कोई बात नहीं। तो नेमिंग क्या होती है, कोडिंग में होती है। तो इसके नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, जैसे A11, A12, ऐसे A1N, ऐसे 21, 22 और 2N, और ऐसे चलता रहेगा बेटा। ये होगा M1, M2 अप टू MN। ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो अभी हमने क्या क्या सीखा उसको एक साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने सीखा कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक, it can be defined by its order, ठीक। that is what, that is M into N or I into J, where M or I is number of rows or N or J number of columns। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हमने बताया कि आपके पास जो ये फॉर्म है वो क्या है, एक ऑर्डर में डिफाइन हुए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ फीचर है, क्या है फीचर, कह सकते हो या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, करेक्टर्स बोल सकते हो, करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, या फीचर बोल दो, आप जो बोलना चाह रहे हो। फीचर्स, फर्स्ट नेम ऑफ मैट्रिक्स, नेम ऑफ मैट्रिसेस is always in capital letter, ठीक। its member और एलिमेंट, उन्हें मेंबर ही बोलते हैं और एलिमेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट्स डिफाइन by small letter as Aij, where I number of rows and J number of columns, ठीक। अब ध्यान रखना, हमने बात तो मैट्रिक्स की है, तो जो इनका पैटर्न होगा, इट्स पैटर्न या इट्स ऑर्डर always in unique nature। अब यूनिक नेचर का मतलब क्या है, जितने इसके मेंबर्स होंगे ना, सभी का नेचर क्या होगा,
एक ही होगा, या सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक ही होगा। जैसे मान लीजिए आप ही की क्लास है, उसमें मैथ के टीचर आए पढ़ाने, तो जो मेंबर्स बैठे हैं या एलिमेंट्स बैठे हैं, जैसे आप एलिमेंट हो गए ना वहां पर, तो वहां पर आप सभी का एम क्या होगा कि मैथ के टीचर से कॉमन ही तो होगा कि वो हमें टॉपिक पढ़ाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है मैं एक को मैं वो पढ़ा रहा हूँ मैट्रिक्स, एक को डिफरेंशिएशन पढ़ा दूं, एक को कह दूं इंटीग्रेशन, तो इज इट पॉसिबल? नहीं ना। वो सभी मेंबर के साथ सेम ट्रीटमेंट करेगा और सभी का एम भी क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा। सभी क्या करेंगे, एक ही एम के लिए काम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और फ्यूचर में क्या बताएं, बस इतना फिलहाल काफी है। ओके, ऑर्डर हो गया, ठीक है। एक और चीज देखो, ऑर्डर तो हमने बताया क्या है, ऑर्डर क्या है, m इंटू n, ठीक। पर जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट करते हैं, आफ्टर प्रोडक्ट, आफ्टर प्रोडक्ट, it is called total number of elements। अब बेटा जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने एक विंडो खरीदनी है और हमने कहा भाई मुझे 3x2 की एक विंडो चाहिए, तो ये 3x2 क्या है बताओ, क्या थी ये क्या थी, पैटर्न था बेटा। क्या था, पैटर्न, या कह सकते हो मेजरमेंट ऑफ द लेंथ या मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशंस, जो भी है। पर जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जानते हो क्या कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिफोर मल्टीप्लीकेशन ये क्या है, एक पैटर्न है, पर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गया, एरिया बन गया। उसी तरह से जब ऑर्डर को हम m इंटू एन में लिखते हैं तो ऑर्डर रहता है, पैटर्न रहता है। पर जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसकी और भी क्या इसके फीचर में और क्या है बताओ। देखो अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे बच्चे आके इकट्ठे हो गए, तो इनको काउंट कर पाओगे? पर अगर मैंने उन्हीं बच्चों को इस फॉर्म में खड़ा किया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रोज और कॉलम दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ एक फीचर में और ऐड हो गया कि it is very easy to calculate to count total number of elements। और क्या हो सकता है बेटा इसके लिए, ये इजी करता है, किसके, कैलकुलेशन इजी करता है। और इसकी प्रेजेंटेशन, इट इज वेरी यूनिक, इट इज ऑल्सो वेरी यूनिक टू रिप्रेजेंट। ठीक, ये बड़ा यूनिक है किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन भी अगर रो और कॉलम में खड़े होते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, यूनिकनेस होती है। प्रेजेंटेशन भी इजी है, कैलकुलेशन में भी इजी है, ठीक है, और हर एलिमेंट पे वॉच भी इजीली हो पाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स समझ में आई कि मैट्रिक्स क्या है, क्लियर है। यानी अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स स्टार्ट तो हुई थी किसके, कहां से, फाइटिंग के टाइम से स्टार्ट हुई, पर आगे चलकर क्या हुआ, इसके पैटर्न ने हमारी बहुत सारी हेल्प करी। पहली हेल्प क्या है कि भाई हम क्लास को देख सकते हैं, स्कूल की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, 26 जनवरी की पेज देख सकते हैं। और आपको पता है कि आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, जब पढ़ो के बारे में पढ़ाई करोगे ना, जो कि बीटेक के अंदर भी है, BSc में भी है, और अगर मास्टर्स वगैरह करते हैं तो वहां भी मिलेगी, तो वहां पर भी इस मैट्रिक्स का यूज उस फॉर्म में भी होता है। इसीलिए मैट्रिक्स को पढ़ा जाता है उस प्रैक्टिकल यूज के। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो मैट्रिक्स ओके,
अब रट्टा नहीं मारना, मैट्रिक्स कहाँ से आया, कैसे बना, रो क्या है, कॉलम क्या है, क्यों हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, नेम कैसे होता है, इसके मेंबर कैसे लिखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलते हैं, ये सारी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ू आगे। चलो, नाउ विल डिस्कस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में अब हमने कहा जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी, ठीक है, मैट्रिक्स एक पैटर्न है, तो जो उसके टाइप भी होंगे वो भी पैटर्न फॉलो करेंगे। अब हमें पैटर्न की ही जरूरत क्यों पड़ रही है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो रो मैट्रिक्स से क्या समझ में आ रहा है, इसे आर से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। यहाँ कह रहा है मोनोपोली होगी, किसकी होगी मोनोपोली? केवल रो की मोनोपोली होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक। एक बात ध्यान रखना, मैंने जो ऊपर पढ़ाया था ऑर्डर, ऑर्डर किसमें लिखा था? m इंटू एन में, या फिर किसमें लिखा था? i इंटू जे में। ये बात याद है या नहीं है? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पेपर में पूछा जाता है, एक मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, एक कोई मैट्रिक्स बना के देते हैं, ऑर्डर पूछे थे एक मार्क्स में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ बेटा आप? m into 1 m इंटू 1 पक्का 1 इंटू एन और 1 इंटू जे। आप एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर हमेशा क्या शो करता है? रोज इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही शो करता है ना। आगे क्या आएगा? रो आएगा ना, फिर कॉलम आएगा। ध्यान रखना ये यूनिक पैटर्न है, पहले रो ही आना है, सेकंड में कॉलम ही आनी है, पहले रो फिर कॉलम, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर रो कितनी है? एक, पर कॉलम 1 2 3 4 जितनी भी हो सकती है। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इन रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1 into n और 1 into j। इज इट ओके और नॉट? पक्का फाइनल है? बढ़े आगे, क्यों? अब हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, कॉलम मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताएंगी कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा? सी से डिनोट कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, बताइए इसका ऑर्डर। m into 1 या फिर i m इंटू 1 1 और सॉरी m इंटू 1 और i इंटू 1, ठीक। वेरी गुड, शाबाश। ये दोनों क्या समझाते हैं? रो कहता है कि मेरी मोनोपोली है, रो एक ही होगी, कॉलम चाहे कितनी बना लो, ठीक है। कॉलम में कॉलम कहता है कॉलम एक ही होगी, रो आप चाहे कितने बना लो, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, और यहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है फर्स्ट यूटी के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स। बताओ इसकी स्पेशलिटी क्या है कॉलम इक्वल होंगे बेटा? और कॉलम इक्वल होंगे। ओके, यहाँ पर रो और कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल में डाल दे रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखना बेटा, आपके सिलेबस में वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस है स्क्वायर मैट्रिक्स की, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, पर आपके सिलेबस में 2x2 और 3x3 ही है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी खासियत क्या है? नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। जैसे i इक्वल टू n और n इक्वल सॉरी i इक्वल टू j कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट,
अगली मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स और नल और वॉइड और एम्प्टी, ये सारे नाम है। ठीक बेटा जी, अभी इतनी सारी बात बोलेगी, क्या है समझते हैं इसमें? तो जीरो या नल जो भी लिखना है आपको लिखना। सर एक बात बताइए कि जब जीरो है तो ये क्या इतनी सारी मेहनत कर रहे हो आप, ये इतना पैटर्न वगैरह में दिखा रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी बताओ? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हाँ, तो ऐसे क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट जीरो क्यों नहीं लिख रहे हो? बताओ। यहाँ पे जीरो भी एक एलिमेंट, आपकी वॉइस नहीं आई ढंग से, बताइए दोबारा। जीरो भी एलिमेंट की तरह act करता है। हाँ देखो बेटा, इसके अंदर क्या है कि पैटर्न की बात हुई है। किसके बारे में बात हुई है? पैटर्न की। अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास 2x है और अगर मैं उसे 3y के साथ ऐड करूं तो क्या ऐड होगा? ऐड होगा? नहीं होगा। और अगर ये 2x प्लस 3x होता तो क्या होता? ऐड होता ना। तो कहने का मतलब है, अगर हम किसी पैटर्न पे काम करें, वी नो वेरी वेल कि हर मैट्रिक्स अपने अंदर एक पैटर्न होल्ड करता है ना? तो जब कोई कंडीशन पैटर्न में है तो वो रिलेशन भी किसके साथ होल्ड करेगी? पैटर्न फॉर्म के साथ ही करेगी। और प्रोड्यूस भी क्या करेगी? पैटर्न फॉर्म को ही प्रोड्यूस करेगी, है ना? इसीलिए सेम लाइक टाइप, जैसे बोलते हैं लाइक टर्म्स एक साथ हो जाते हैं, अनलाइक अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह से मैट्रिक्स जब भी काम करेगी तो वो पैटर्न में ही काम करेगी। इसलिए हम जीरो को जीरो नहीं लिख सकते, हम जीरो को जीरो मैट्रिक्स लिखते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अगली है आइडेंटिटी। इसको ना यूनिट भी बोलते हैं बेटा, यूनिट मैट्रिक्स। बताओ आइडेंटिटी और यूनिट से क्या समझती है? बोलो। एक ही यूनिट, किसी पूरी चीज का किसी कोई एक ही यूनिट होती है। जैसे एक वॉल की यूनिट एक ब्रिक है, तो काइंड ऑफ। ठीक, अच्छा बेटा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप 2 into 1 या 1 into 2 करते हो तो क्या मिलता है आपको? 2 मिलता है। मैं 3 into 1 या 1 into 3 करूं तो क्या मिलेगा? 3 3 मिलेगा ना। तो ये 1 होता क्या है? ये हर वैल्यू का क्या है? यूनिट है ना। ये हर वैल्यू क्या है? यूनिट है। तो इस यूनिट की कंडीशन क्या है कि हर वैल्यू की यूनिट कंडीशन क्या है कि जब उसके साथ वो ऑपरेट करता है तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं डालता वो, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं डालता। अब हमने बात करी मैट्रिक्स की, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है कि वो किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट हो तो उसके रिजल्ट पे फर्क ना डाले। ध्यान रखना, यूनिट क्या है? एक तरह से आइडेंटिटी है। किसकी? 2 की आइडेंटिटी 1 है, 3 की आइडेंटिटी 1 है, 4 की आइडेंटिटी 1 है। आइडेंटिटी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो उसको? यूनिट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? आइडेंटिटी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो? यूनिट भी बोल सकते हो। तो अब यहां से हमें एक चीज और मिली कि आइडेंटिटी को मैं आई से लिख रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और एक और लिख दिया मैंने ये 2/2 के लिए 1 0 0 1। पता है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि जब वो किसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होगा, या ए आई हो जाए चाहे ए आई हो जाए, आना ए ही है। मैं इसको प्रूफ करूंगा मगर अभी नहीं, बाद में। एक तरह से आपके लिए प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, ये आपके लिए क्या बन गई? प्रॉपर्टी बन गई ऊपर वाली वैल्यू से। पर ये प्रूफ करूंगा आगे चल के। क्या बताया? आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने पर उसका रिजल्ट क्या देती है? सेम ही देती है। और स्पेशल बात कि आइडेंटिटी
हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। ध्यान देना, आइडेंटिटी के दो नेचर है भाई, इसके डायगोनल हमेशा 1 होते हैं, पहली कंडीशन। इसके डायगोनल क्या होंगे? हमेशा 1 होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा जी क्या है? ये किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या देगा? सेम देगा। इस बात को हम प्रूफ करके डिस्कस करेंगे फिलहाल डायरेक्ट। तीसरी बात कि इट ऑलवेज डिफाइन इन स्क्वायर नेचर ओनली, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखी जाएगी। जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो और नॉट स्क्वायर हो, पर आइडेंटिटी को हमेशा स्क्वायर नेचर में ही लिखना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगली बात हम करते हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल में क्या होता है बेटा? मैं डी से डिनोट कर रहा हूं इसको, 1 2 3। डिफरेंस यूनिट और डायगोनल में डिफरेंस। यूनिट के डायगोनल हमेशा देखो दोनों डायगोनल नेचर में ही है, वो भी डायगोनल नेचर में है, ये भी डायगोनल नेचर में है, पर उसे यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके डायगोनल हमेशा 1 ही होंगे, पर डायगोनल में उसके एलिमेंट अलग अलग होंगे। क्या होंगे? उसके एलिमेंट अलग अलग होंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर की। स्केलर में क्या है? यहां दो सिचुएशन है बेटा, जैसे मान लो 2 2 2, और एक और एग्जांपल ले लिया मैंने 2 4 6। यहां से कॉमन आ गया तो ये क्या होगा? यहां से भी कॉमन आ गया, तो ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं बेटा? ये दोनों क्या कर रहे हैं? स्केलर वाला काम कर रहे हैं, पर दोनों के अंदर खासियत क्या है? वो स्केलर है किसका? यूनिट का, और ये स्केलर है किसका? डायगोनल का, पर है दोनों क्या? स्केलर ही। आगे बात समझ में? नेक्स्ट एक हम पढ़ेंगे यूटीएम। यूटीएम को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा जी इसे देखो, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये रेड कलर कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं करता। ऊपर की ओर ट्रायंगुलर बना हुआ है इसलिए इसे यूटीएम बोला जाता है, पर अगर ये नीचे की ओर ट्रायंगल बन जाए तो इसे एलटीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये हो गए हमारे कुछ मैट्रिक्स के टाइप, रो कॉलम स्क्वायर जीरो आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर और यूटीएम एलटीएम। ठीक है, कुछ एडअप करना होगा, मैं अलग से एडअप करूंगा। मैं ऑपरेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। किसके बारे में? ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ से नहीं है। यहाँ पर क्या करना होगा ऑपरेशन में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, और यहाँ पर डिवाइड को डिवाइड नहीं कहते बेटा, यहाँ डिवाइड को इनवर्स कहा जाता है। क्या डिवाइड को क्या बोला जाता है? इनवर्स।
तो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ऑपरेशंस के बारे में। ठीक, तो ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ने तो जा रहे हैं, पर इसमें हम आज पढ़ेंगे केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। कुछ क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी के जो है वो डायरेक्ट आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने क्या कहा, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि आप वो सारी चीजें सीखें जिससे कि हर टाइप की प्रॉब्लम सोल्व हो, ना कि केवल एनसीईआरटी। ये ध्यान रखिएगा, यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली। हमें पहला काम हमारा है अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट कैसे ड्राइव हो रहा है या कंसेप्ट बन कैसे रहा है। अगर हमें कंसेप्ट को ड्राइव करना या बनाना सीख लिया, देन वी कैन जनरेट द मेनी फॉर्मूलाज, मेनी कंडीशंस, हम सब बना सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं, और तब एनसीईआरटी हमें आसान लगेगी और साथ में हम एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चन भी साथ साथ कर पाएंगे। पर अगर हमने सिर्फ क्वेश्चन करने का पैटर्न सीखा, काम खत्म, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ध्यान रखें। तो समझना क्या है कि यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड द पैटर्न ओनली फर्स्ट एंड देन आफ्टर क्वेश्चन वगैरह करना। पहले पैटर्न पे क्लियरिटी करेंगे फिर आगे, ठीक है। तो ऑपरेशन में हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। पहले बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक बात समझना होगी कि सर ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कब कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट एक मिनट को बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ो, पहले हम ना कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, मैट्रिक्स बनाना सीखें, ठीक है। क्या सीखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि सर कंस्ट्रक्शन करना है, यस, हम मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे। तो मैट्रिक्स बनती कैसे है, तो फॉर द एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स वी मस्ट हैव टू थिंग्स। हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, पहला ऑर्डर और दूसरा एलिमेंट कंडीशन। हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए और एलिमेंट कंडीशन होनी चाहिए। इट मस्ट बी गिवन, इट मस्ट बी गिवन, ये गिवन होनी चाहिए, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑर्डर ले रहा हूँ 2/3 और एक कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, मतलब एलिमेंट की कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, वो क्या है 2i + 3j, ठीक, 2i + 3j। आई नीड टू बी कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। तो मैंने ए लिया यहाँ पर, A11, A12, A13, A21, A22, A23, that means 2 row and 3 column. Is it okay or not? मैंने कहा for the construction we must have to think first what, order, and second element representation, ठीक। अब मैंने 1 1 लिखा, तो A11 क्या रेफर करता है, पहले वाला i को रेफर करता है और दूसरा वाला j को रेफर करता है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट दे रखा है इसमें 1 और कॉलम की जगह 1 डाल दो, तो क्या होगा 2 + 3, यानी पहले प्लेस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 5। फिर A12 दैट मीन्स व्हाट, कि i की जगह 1 है और j की जगह 2 है, सो दैट मीन्स 2 + 6 दैट इज व्हाट 8। A13 तो 2 × 1 + 3 × 3, 2 + 9 दैट इज 11। ओके, अब मैं इसकी बात करूं 2 1 की, तो 2 × 2 + 3 × 1 दैट इज व्हाट 4 + 3 7। A22 तो 2 × 2 + 3 × 2 दैट मीन्स 4 + 6, और ये क्या हो गया बेटा 10। और A23 व्हाट इज दिस 2 × 2 + 3 × 3, अगर हम बात करें तो 4 + 9 and that is what 13। now we have all element of the matrix। तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स की प्लेस की कंडीशन में रिप्लेस कर दूंगा। क्या लिखूंगा, 1 की जगह क्या लिखूंगा 5, A12 की जगह क्या लिखूंगा 8, इसकी जगह क्या लिखूंगा 11, इसकी जगह 7, इसकी बेटा 10,
और ये क्या हो गया 13. Is it okay or not? For any type of the construction, we must have to be follow the two things: first order and second element representation या element condition. ठीक. फिर हम क्या करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे. A11, A12, 13 जो भी जिस ऑर्डर में देखा लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स को वहां आई और जे में प्लेस करेंगे. जो वैल्यू आएगी उसको वहां पुट कर देंगे, वो आपका मैट्रिक्स तैयार. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गई या नहीं हुई? हो गई. चलिए नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑपरेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ. तो ऑपरेशन में सिर्फ आज 2 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं कुछ अलग तरीके से उसे बताने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए उसमें टाइम चाहिए. ठीक है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब एक बात बताओ, अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो क्या होगा? ऑपरेशन में कम से कम 2 सेट चाहिए ना, 2 चीज चाहिए ना, मैं मतलब 2 सेम नेचर चाहिए. तो एक बात ये ध्यान रखना कि हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या एक तरह से पैटर्न है. तो पहला अगर पैटर्न है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पैटर्न ही होना चाहिए. मैं यहाँ 2, 3, 4 लिख रहा हूँ, 5, 6, 7 लिख रहा हूँ. तो यहाँ भी मैं अगर ऐसे कर दूं तो क्या ऐड हो पाएगा ये? तो एक बात समझ में हमें आई कि इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, in the case of addition or subtraction, we must have a both order of both matrices should be same ना, है ना भाई. ये A है आपका, मान लीजिए ये A है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका B है. तो अब मैं ऐड करूंगा तो ये एक क्या है, पैटर्न है. तो पैटर्न अपने प्लेस, सेम प्लेस के साथ कोरस्पॉन्डिंग काम करेगा ना, कोरस्पॉन्डिंग काम करेगा ना अपने पैटर्न के साथ. तो 2 + 3 सॉरी 1 3 डायरेक्ट लिख दूं. 3 + 2 5, 4 + 3 7, 9, 11 और 9. इज इट ओके और नॉट? यहां अगर हम बात करें सब्ट्रैक्ट की, तो बेटा जी सब्ट्रैक्ट में क्या क्या दिया हुआ है? 4 - 1 3, 2 -4, 1 -4 और 1. इज इट ओके और नॉट? इतनी बात बताओ, क्लियर है? तो एक बात समझ में आई, नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है हमारे पास. इन केस ऑफ एडिशन एंड subtraction, order of matrices should be सेम ना. अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम नहीं होगी तो वी कांट बी ऑपरेट, हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते. अब ये बताइए, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? श्योर 100%? कोई समस्या नहीं है? चलिए अब थोड़ा आपकी बुक से रूबरू कराते हैं. ठीक है. गड़बड़ हो गई. ओके बेटा, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो रही है.